नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी अग्रवाल सभा कोरबा के हाल फिलहाल अध्यक्ष चुने गए और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र अग्रवाल, जिन्हें हम लोग प्यार से राजू कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छपी हैं पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। शराब घोटाले में 6 जगह छापे, ईओडब्ल्यू की रिमांड पर अनवर अरविंद समेत 3 ढेबर परिवार के परिसरों में जांच एजेंसी पहुंची, दस्तावेज डिवाइस जब्त। ये खबर भिलाई रायपुर से मिलाकर छापी गई है। धान की बोगस खरीदी में नकली नोट, 3 करोड़ में डील, पकड़ा गया धान केंद्र प्रभारी। रायगढ़ की खबर है। हाई कोर्ट का अहम फैसला, अब ऑनलाइन ही लिए जाएंगे राजस्व के प्रकरण। बिलासपुर से खबर, दशकों बाद आतंकवाद और सीमा पार की गोलाबारी के भय के बगैर हो रहे चुनाव। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के लिए मोदी ने मांगा समर्थन। जम्मू कश्मीर उधमपुर से खबर है। रामेश्वरम कैफे विस्फोट के मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार। नई दिल्ली की खबर, कविता 15 अप्रैल तक रहेंगी सीबीआई की रिमांड में। नई दिल्ली से खबर है, 5 साल कांग्रेस ने जमकर लूटा, इस बार होगी सबकी जमानत जब्त। यह कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। याचिका खारिज, संक्रमित खून चढ़ाए जाने के बाद मरीज हुआ एचआईवी पॉजिटिव। संक्रमित रक्त से मरीज को हुआ एड्स, वायुसेना को देना ही पड़ेगा 1.54 करोड़ का मुआवजा। नई दिल्ली से खबर है। ईडी वाले मुगलिया सोच के सावन में मटन उड़ाते हैं मोदी। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर छापी है, हमारी सरकार बनी तो 30 लाख पद भरे जाएंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, सीएम ने बात कही है। बाकी खबरें वही जो हमने आपको पढ़ के बताई। करीब करीब सभी अखबारों में इसी तरह की खबर है। एक खबर है, 50 साल बाद भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ जमीन, बदले में मिली 14 एकड़। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के सर्वे के बाद फैसला, ये बॉर्डर की खबर है। सरकारी शादियां रुकी, छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई 7600 सरकारी शादियां। 4 जून के बाद ही बजेगी शहनाई। ये बिलासपुर से खबर है। पहली खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 सभाएं की, उसमें जो कुछ उन्होंने कहा उस पर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कश्मीर में 370 धारा को हटाए जाने के बाद वहाँ के क्या हालात हैं उस पर खूब कहा, और भी उनकी जो योजनाएं हैं उस पर उन्होंने खूब कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सावन के महीने में राहुल गांधी सजा याफ्ता व्यक्ति के घर में बैठकर मटन बनाना सीखते हैं और उसका वीडियो वायरल कर देते हैं, और फिर तेजस्वी का मछली खाते हुए वीडियो वायरल किया जाना, इसको लेकर के चर्चा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि फिर चारों तरफ ये चर्चा शुरू हो जाती है कि देश में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री मटन मुर्गे पर अटक जाए तो फिर देश का क्या होगा। पक्ष और विपक्ष अपने अपने ढंग से इस पर चर्चा कर रहे हैं। राजू भाई, ये अवसर है ये सब बात करने का कि ये बात करने का कि हम क्या करेंगे, देश को कहाँ ले जाएंगे, उसकी चर्चा की जानी चाहिए। सभी दलों की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से दोनों बातें अपनी जगह सही है जी। जब आप नवरात्र का पर्व चल रहा है और इस नवरात्र के पर्व में हमारे देश में सनातन धर्मावलंबी और शक्ति की आराधना करते हैं, 9 दिन का व्रत उपवास आदि करते हैं जी। किसी के खान पान में, उन्होंने आगे भी ये कहा है कि किसी खान पान में किसी के प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको प्रचारित प्रसारित करके और आस्थाओं पे जो चोट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं करना चाहिए और सबकी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और प्रचारित प्रसारित नहीं करना करके अपने घर की बातें हैं, अपने आपके खान पान का विषय है, अपनी रहन सहन का विषय है, उसको मर्यादा में ही रखें तो ज़्यादा उचित है, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन जो दृश्य दिखाया जा रहा है, जो वीडियो डाला गया है राहुल गांधी जी का मटन बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के घर पे, वो दृश्य तो काफ़ी पहले का है, नवरात्रि अभी चल रही है। ये बात सही है, लेकिन अभी तेजस्वी यादव ने अभी मछली खाते हुए वायुयान में और एक वीडियो पोस्ट कर दी है। तो इस प्रकार लगता है ऐसा कि आपने अपने चरित्र के बारे में एक तरफ आप बोलते हो मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, दूसरे तरफ आप इस टाइप का हरकत करते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे ही। और जैसा आप अपने आप को दिखाते हैं वैसा आपको आचरण भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राजन भाई, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, जीवन में आज तक मैंने अंडा तक नहीं छुआ, और मुझे लगता है कि आप भी वैसे ही हैं। वैसे क्योंकि अग्रवाल समाज के ज़्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं। लेकिन मैं आजकल जो मित्रों के बीच में बैठता उठता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि अग्रवाल समाज के हों
ब्राह्मण समाज के हों या राजपूत, क्षत्रिय लोग, तथाकथित राजपूत, ये लोग तो सब खाते ही थे, लेकिन अन्य जातियां जो पहले इनको सबको नहीं खाती तो सब खाने लगी हैं। अब उनके लिए कोई मीट मटन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बात को जानता हूं, मैं आज ही पोस्ट किया था कि आप अगर हमारे बच्चों को थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम तड़प जाते हैं। आप कल्पना करिए कि बकरे जिसको हम काट रहे हैं, जिसके मांस को खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, उसकी माँ कितनी बिलखती होगी, वो मुर्गी कितनी बिलखती हो जिसके चूजे को काट करके खाया जाता है। तो हम मनुष्य हैं, सनातन धर्मी हैं, प्राणियों में सद्भावना हो का नारा लगाते हैं और प्राणियों को काट कर खाते हैं, बड़ा कष्टप्रद होता है, अपनी जगह पे है। लेकिन वही बात कि बहुत सारे मसाइल देश में हैं जिसकी चर्चा करना चाहिए सारे राजनेताओं को। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उस बीच में इस बात को कहा, तो बाकी चीज़ों पे चर्चा नहीं हुई कि उन्होंने बेरोजगारी पे क्या कहा, उन्होंने विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति पर क्या कहा, क्या क्या करने वाले राम पे क्या कहा, उस पर चर्चा नहीं हुई, सिर्फ मटन पे आके बात रुक गई। तो ये जो अवसर का लाभ उठाने वाले लोग हैं उनके लिए है कि आप बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी समस्याएं, उस पर चर्चा करिए। दशकों बाद आतंकवाद और सीमा पार की गोलीबारी के भय के बगैर हो रहा है चुनाव, इस तरह की बात भी नरेंद्र मोदी ने वहाँ कही है। और उसी में उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी की जमानत बच गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतने दावे के साथ वो कह रहे हैं। तो ये कश्मीर में हमारी बहुत कम सीटें, लगभग उधमपुर और जम्मू, ये दो आती रही हैं भारतीय जनता पार्टी की जी। और वहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी है, ऐसा पूरा देश जानता है जी। और मुसलमानों को ऐसा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भड़काया गया है कि उनको डर दिखा के और भारतीय जनता पार्टी से दूर कर दिया गया है। तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होता आया है, लेकिन जमानत जब्त की स्थिति मुझे नहीं लगती कि जमानत जब्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा 2 सीटों से बीच में हो गई थी और वहाँ से प्रारंभ करके आज हम 300 प्लस जा रहे हैं। अगर 2 चुनाव में पूर्ण बहुमत अकेले अपने दम पे ले आई है और इस दफ़े लग रहा है कि पिछला रिकॉर्ड भी ब्रेक करेंगे। तो इसमें 10 साल से अगर हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे काबिज हैं और उसके बाद भी हमारी सीटें बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कार्य तो बोलता है, ऐसा मानना पड़ेगा कि काम बोलता है। और आप जैसे बोल रहे हैं कि देश के अन्य मुद्दे, तो प्रधानमंत्री जी ने विकास पे भी लगातार फोकस किया है और बोला है कि हम इस देश को और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारे डबल डिजिट में हुआ करता था, 10 से हम पीछे थे, आज विश्व में हमारा एक स्थान है। और निर्माण क्षेत्र में, चाहे रक्षा क्षेत्र के निर्माण में हो, चाहे अन्य निर्माण क्षेत्र में भी आप आज जो है भारत लंबी छलांग मार रही है और नंबर 1, 2, 3 की स्थिति में है पूरे वर्ल्ड में। इसको हमको मानना पड़ेगा। खैर 370 के कारण वहाँ कश्मीर की जो स्थिति है उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, वहाँ के लोग खुशहाल हुए हैं। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। राजनीति करने वाले अपने ढंग से बात करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ आपका खाता खुले न खुले भाजपा का, लेकिन कम से कम वहाँ के गरीबों के खाते में पैसा आने लगा, मतलब कमाई होने लगी पर्यटकों के कारण, ये सबसे बड़ी बात है। और जो हम लोग कहते थे कि कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में ये कानून लागू हो रहा है, अब वो कश्मीर छोड़कर नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की बात हो रही, ये हमारे लिए खुशी की बात। वहाँ किसी की जमानत जब्त हो, किसी की सरकार, किसी का भी सांसद बन के आए, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीर जो हमसे अलग दिखाई दे रहा था, आज वो हमारे हृदय का टुकड़ा बन गया है, ये महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनी तो 30 लाख पद भरे जाएंगे, राहुल गांधी ने बात की। आज मैं सुबह किसी चैनल पर उनका बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि आप हमारी सरकार बनाइए, 1 लाख रुपए हम प्रतिवर्ष हर गरीब को देंगे, यानी गरीबी हट जाएगी। 80 करोड़ गरीबों को जो चावल दिया जा रहा है उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 8,500 रुपये प्रति माह हम आपके खाते में खटाखट भेजेंगे, ये भाषा थी उनकी, खटाखट भेजेंगे। तो ये संभव होता दिखता है आपको? प्रथम तो मुझे, आप तो व्यापारी भी हैं जी कमलेश भाई, मुझे तो प्रथम लगता है कि उनकी सरकार क्या है, कांग्रेस की 100 सीटें भी आने का अनुमान ऐसा नहीं लग रहा है। और जिसका अनुमान नहीं है तो उसको घोषणा करने में कुछ नहीं जाता। पहले भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के
बाकी व्यवस्थाओं को देख लेना चाहिए। उसके बाद अतिरेक में घोषणा हो जा रही है या कर दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो हमको समग्र दृष्टि से विकास के बारे में भी सोचें और व्यापार के बारे में भी सोचें और रोजगार के बारे में सोचें और उसके बाद किसी प्रकार की घोषणा करनी चाहिए। अतिरेक घोषणा, कुछ भी घोषणा कर देना मेरे को जायज़ नहीं लगता। बिल्कुल कहीं पे भी ये सुसंगत नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बताना चाहिए देश को कि अगर आपकी सरकार बन गई तो आप ये 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। गरीबी, अगर 80 करोड़ आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ गरीबों को हम सबको लखपति बनाएंगे, तो वो 80 करोड़ नहीं, वो 50 करोड़ भी लोगों को अगर आपको देना पड़ा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, तो आप कितने जीरो लगेंगे, जोड़ना पड़ेगा कैलकुलेटर से। हाँ। ये पैसे आएंगे कहाँ से। विष्णुदेव साय ने या भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया था कि हम 12,000 रुपये महिलाओं को देंगे, बीपीएल वालों को। अब वो देना शुरू कर दिए, उसके लिए उनको उधारी लेना पड़ रहा है। ये मोहन यादव की भी सरकार को उधारी लेना पड़ रहा है, वहाँ जो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी थी महिलाओं के लिए। तो आखिर ये पैसे तो पहले ही थोड़े थोड़े पैसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेना पड़ रहा है कर्ज। तो देश में सारे लोगों को अगर ये पैसा देना पड़ा तो कहाँ से आएगा, ये इस पे राजनेता नहीं बताते। तो कई बार परिहास में लोग कहते हैं ना कि जो पीने वाला है कहीं मंच पे खड़ा हो जाता है, अब बोलता है अगर आपको फ्री में शराब पीना है तो मुझे वोट दो। क्योंकि उसको मालूम है उसके कहने से उसकी पत्नी जो उसके शराबी होने से सबसे ज़्यादा दुखी होती है, वो भी उसको वोट नहीं देगी। तो फिर कहने में क्या बुराई है, कह लीजिए। यही सब हो रहा है। राजनीति ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उस मुकाम पे पहुंच रही है जहां सिर्फ वादे की बात होगी और वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। 5 साल बाद फिर नया वादा आएगा और ये वादे में ही सब लोगों को भ्रमित करके रखा जाएगा। 30 लाख पद भरे जाएंगे, ये तो संभव है अगर कोशिश। हाँ, ये संभव हो सकता है कि रोजगार की दिशा में आगे बढ़े। सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में कुछ अच्छे बिंदु भी रहते हैं। हमको बड़ा दिल करके ये सोचना चाहिए कि कई अच्छे घोषणा पत्र में बिंदु आते हैं जिससे रोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, कैसे लोगों को स्किल सिखाएं और कैसे उनको रोजगारोन्मुख बनाएं। जैसे एक हमारे प्रधानमंत्री का अभी विजन है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना में क्या है कि महिलाओं का जो समूह है, महिलाओं के समूहों को वो ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने जा रहे हैं और उस ड्रोन में कृषि आधारित ड्रोन रहेगा जिसमें आपको कीटनाशकों का छिड़काव, बीज का छिड़काव इत्यादि। ये जो है आज से हम 20 साल पहले देखते हैं तो ट्रैक्टरों की संख्या भी बहुत नगण्य थी। आज कृषि कार्य में ट्रैक्टरों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हल और नांगर बैल तो दिखते ही नहीं है। इसी प्रकार से कुछ दिनों बाद जो कई दिनों का काम था कीटनाशकों का छिड़काव, वो मुझे लगता है कि घंटों में चालू हो जाएगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे यहाँ भी चालू हुआ था और कुछ जगह अजगर बहार और करतला में खास करके हमारे कोरबा जिले में इसका परीक्षण करके और उनको स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो कीटनाशकों का खेतों में छिड़काव करेंगे और उसके माध्यम से लखपति दीदी योजना आई थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मेरा ऐसा मानना है कि वो सीधे डायरेक्ट खाते में पैसा ना दे करके और रोजगार के माध्यम से और सब लोगों को खुशहाली के जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा लगता है उनका विजन और उसमें वो सफल हो रहे हैं धीरे धीरे। जी, सरकार कोई भी हो या पार्टी कोई भी हो, अगर आप कोई वादा कर रहे हैं लोगों से तो वादे को पूरा करने के स्रोत क्या क्या होंगे, तरीके क्या क्या होंगे। आपने जो कहा वो ठीक है कि उस पर अमल हो रहा है, उस दिख रहा है। लेकिन कई वादे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कल्पना में, तो कल्पना करके आप किसी को आशान्वित कर दें, उसके हृदय में आशा के दीप जला दें और फिर आप उसमें अगर तेल नहीं डाल पाएंगे तो स्थिति क्या होगी, वो निराश हो जाएगा, आपके ऊपर भरोसा उठ जाएगा और आप पे, राजनेताओं पे भरोसा उठना लोकतंत्र पे भरोसा उठने जैसा हो जाता है। तो वो उचित नहीं होता। लेकिन ठीक है, राजनीति अपनी चाल चलती है, चलना चाहिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, यह कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। और एक खबर है, ढेबर परिवार समेत 6 जगह EOW छापे, 8 अफसरों के ठिकानों पर जांच। ये जांच पहले भी चल रही थी, कोयला का, शराब का। ये जांच तो केंद्र सरकार ने भूपेश बघेल की सरकार के रहते ही शुरू कर दिया था। अब आपने इसी ढोल को पीटा और विधानसभा चुनाव जीत लिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया। अब यही ढोल अभी भी पीटा जा रहा है, जबकि कुछ लोग
टुटेजा जी वगैरह को तो क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से कि आपका तो कोई रोल ही नहीं, ईडी ने तो आपको ज़बरदस्ती फंसा रखा था। टुटेजा जी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से उनकी मामले खारिज हुए जी। हैं, उसमें उसके दूसरे दिन 2 दिन बाद ही पुनः उसमें नई विवेचना के साथ मामले दर्ज हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो विवेचना करके और कोर्ट में मामला लाया गया था, उसमें तत्कालीन सरकार के द्वारा बचाने का प्रयास था और वो ढंग से विवेचना नहीं हुई ईडी कर रही थी। ईडी ने पूरी जानकारी ईओडब्ल्यू के माध्यम से दिया था। अच्छा ठीक है, ये कह सकते हैं कि ईओडब्ल्यू पे तो नए तथ्य आए और फिर से रिपोर्ट दर्ज हुई है। और ये तो हमारे प्रदेश को सरकार बदला ही इसीलिए है कि आकंठ भ्रष्टाचार में पुरानी सरकार लिप्त थी और कहीं न कहीं तथ्य उजागर हुए थे। कई दिन तक उनको जमानत नहीं हुई थी। शराब घोटाले में तो ऐसा है कि इन्होंने पैरेलल एक राजस्व संग्रहण का क्षेत्र बना लिया था और डुप्लीकेट शराब की बोतलें सप्लाई होती थी, उसके ढक्कन डुप्लीकेट बन गए थे, उसमें लेबल डुप्लीकेट लगा हुआ था और वो कहीं सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था। जितना राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ और उतना ही राजस्व ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और नेताओं के और अधिकारियों के जेबों में भी गया और जो हमारे राज्य के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह रहा। राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हुई। तो निश्चित रूप से जो कार्यवाही हो रही है वह स्वागत योग्य है और कार्यवाही निरंतर जारी रहनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन जो अगर पॉलिटिकल गिरफ्तारी उनकी है, राजनीतिक गिरफ्तारी है, या उनको उनके पांव रोकने के लिए राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये गलत भी है। हाँ, दोनों अपनी जगह पे, एक सही है तो दूसरा गलत भी है। हम लोगों ने तो देखा है कोयले वाले मामले में तो बहुत सीधी सी बात थी, कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा। हमारी बिरादरी वालों ने भी खूब मलाई चाटी है उसमें। अब जब बंद हो गया तो कई लोग कुत्तों की तरह घूम रहे हैं इधर से उधर। खैर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाता हूँ कई बार भावावेश में, क्योंकि हमारी बिरादरी भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हो जाया करती है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। हम लोग भी उसके लिए दोषी हैं। तो कभी अगर जांच का दायरा बढ़ेगा तो हो सकता है कि किसी की डायरी पकड़ाए तो हमारी बिरादरी के लोग भी पकड़े जाए यहाँ से लेकर रायपुर तक। बिरादरी हर महीने आपको भी कुछ मिला करता था। बिरादरी चाहे कोई भी हो जी, लेकिन अगर जो भ्रष्ट आचरण जो कर रहा है या भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन तो ये ऐसा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। देर सवेर कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बोलते हैं कि मेरा ये 10 साल ट्रेलर था, आगे पिक्चर दिखेगा, तो पूरे देश की जनता तो इंतजार कर रही है कि और बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो और देश का लूटा हुआ धन किसी भी मार्फत से, भ्रष्टाचार के मार्फत से जो यहाँ वहाँ खपाया गया है, जो लोग भी दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें और कानून के दायरे में पालन करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस को, किसी भी दल के लोग हों। और मैं इस बात को अपनी बिरादरी के बारे में इसलिए कहा, राजन भाई तो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता तो कह गए, मैंने भी अपनी बिरादरी को इसीलिए कहा कि हमारी बिरादरी में वही लोग गड़बड़ कर रहे जो वो पत्रकारिता का पा नहीं जानते, नया पोर्टल चालू कर लिए हैं या कहीं न कहीं किसी न किसी का अवलंबन ले लिए हैं, वैसे लोग ही बेईमान है, वैसे ही लोग ही स्वान रुदन कर रहे हैं। जो पत्रकारिता कर रहा है उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो अपनी जीविका वो चलाने का उसका हाँ जो तरीका है उसी तरीके से चलाता है। विज्ञापन ले लेगा लेकिन ब्लैकमेल करने नहीं जाएगा, किसी हरामखोर से पैसा लेने नहीं जाएगा। गलत शब्दों का इस्तेमाल कई बार भावावेश में कर जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सचिन पायलट ने भी आरोप लगाया है, आज राहुल गांधी जी जगदलपुर प्रवास पर हैं और वहाँ 19 तारीख को मतदान है। कुछ दिन पहले ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए थे, अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं। सब अपनी अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होना है बस्तर में, उस पर भाजपा चाह रही, भाजपा को मिले, कांग्रेस चाह रही, कांग्रेस को मिले। सचिन पायलट ने कहा कि 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया है वो जवाब देना पड़ेगा लोगों को। और इधर तो इन्होंने कहा है कि 5 साल भूपेश बघेल ने लूटा है, विष्णुदेव साय जी ने, मतलब कुल मिलाकर वो 10 साल का हवाला दे रहे हैं, 5 साल का हवाला दे रहे हैं। तो कई बार भ्रमित भी हो जाते होंगे लोग, अपना अपना तर्क जब देते होंगे। तो जो सीधे साधे लोग हैं जो हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता। पायलट जी का कहना मुझे तो अच्छा लग रहा है। लोग जो है काम के आधार पर इसी बात पे वोट देंगे कि 10 साल मोदी जी ने क्या किया, 5 साल भूपेश जी ने क्या किया, और ये काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले लोग आरोप लगाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट मांगते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। जनता की भलाई का काम करो और उसके आधार पर आप अपने वोट दो। इसी प्रकार से हमारी कोरबा की जो सांसद के प्रत्याशी हैं सरोज पांडे जी, उनका एक उद्बोधन मुझे बहुत अच्छा लगा
कि आप मुझे 3 साल बाद मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगी, 3 साल में ही मैं इतना करके बताऊंगी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे प्रश्न कर सकते हो कि मैंने 3 साल में क्या किया। उन्होंने अपना विजन 5 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल कम करके 3 साल का विजन लेके चल रही हैं। मुझे अच्छी लगी उनकी बातें, और इतनी बड़ी नेता हमारे क्षेत्र से लड़ रही हैं, और अगर 3 साल के विजन को लेकर चल रही तो हमारे लिए तो बहुत अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है कि वो उन्होंने 3 साल का विजन लेके और इस कोरबा की अच्छाई और भलाई के लिए एक लक्ष्य लेके काम कर उतरी हैं, और उसमें वो सफल होती दिख रही हैं कि 3 साल में वो क्या कर सकती हैं। जी, चलिए बहुत लोगों को देखें, इनको भी देख लेंगे। अगर सफल हो जाती हैं तो अच्छा है, और नहीं होगी तो फिर उनके बारे में भी लोग टिप्पणी करेंगे। पुलिस को तीर से मारने वाले बयान के बाद लखमा पर 2 थानों में केस दर्ज। कवासी लखमा कुछ भी बोल जाते हैं। उन्होंने कहा मैं जीतूंगा और मोदी मरेगा। इस मामले को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग हर जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि पता नहीं कांग्रेसी क्या करना चाहते हैं। कभी सिर तोड़ने की बात करते हैं तो कभी उनके मंच पे खड़े होकर के कोई नक्सली नेता कहता है कि इनका सिर कलम कर दिया जाए, फिर किसी भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का हवाला दिया जाता है, फिर इनका ये कहना। ये राहुल गांधी जी भी आ जाएंगे तो हो सकता है वो अपनी तरफ से इसका जवाब दें, क्योंकि सिर फोड़ने वाले मामले में तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी व्यंग कसा था। तो इसमें भी राहुल गांधी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस तरह की भाषा लखमा जैसे लोग, निरक्षर लोग अगर बोलें तो उसको सही माना जाए, उनको रोका न जाए। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लखमा जी पूर्व में मंत्री रहे हैं जी, कई सालों से, कई बारों से विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में वो बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति को हिंसा की बातें नहीं करनी चाहिए और प्रोत्साहित बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप तीर धनुष से पुलिस पे हमले के, प्रशासन पे हमले की बात करेंगे तो ये कहीं पे भी जायज़ नहीं है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने भी जो प्रधानमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करके और सिर फोड़ने की बात की, ये भी निंदनीय है। हिंसा का कहीं पे हमारे स्वस्थ लोकतंत्र में स्थान नहीं है। किसी भी दल के द्वारा अगर हिंसा की बातें की जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हम इसको अच्छा नहीं मानते। ये लोकतंत्र के लिए घातक और ख़तरनाक है। इसकी निंदा करनी चाहिए और उन पार्टी के प्रमुखों को उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए कि इस प्रकार के प्रोत्साहन वाले बातें अगर वो कर रहे हैं हिंसा के प्रोत्साहन के लिए, वो कतई बर्दाश्त नहीं होनी। बिल्कुल। और कवासी लखमा के ऊपर तो आरोप कई बार लगा है। जीरम कांड हुआ था तब भी मुझे स्मरण है, आप लोगों को भी याद होगा, वो दृश्य तो आंखों के सामने है कि जब चरणदास महंत जी गए मिलने के लिए कवासी लखमा से, तो मुंह पे एक थप्पड़ मारे भी थे और उन्होंने जो कुछ कहा था वायरल भी हुआ था। कोई बात नहीं करना जी। तो वो उनके ऊपर तो आरोप है कि वो चश्मदीद गवाह थे और बहुत सारी बातें उनको लेकर के हुई। भूपेश जी बोल रहे थे कि हम जेब में, भाजपा के लोग ही कहते हैं इस बात को, और सही बात उन्होंने कहा है, हम लोगों को भी याद है वो, कि हम तो पूरा प्रमाण लेके जेब में घूम रहे। 5 साल उनकी सरकार रही हो, जिनके ऊपर संदेह था उनको ही आपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। तो उनकी भाषा जो है वो नक्सलियों की भाषा है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा। मैं भी इस बात को कहूँगा कि ये आप पुलिस के जवानों को अगर आप बोलते हैं तीर से मारो, तो ये भाषा आपकी तो वही है जो नक्सलियों की है। तो ये भाषा नहीं बोलना चाहिए हमको। लोकतंत्र में आप एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप मंत्री रहें, आप 3-4 बार विधायक रहे, अभी आप संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं, लेकिन आपके स्वभाव में उसके विरुद्ध बातें दिखाई दे रही हैं। तो वो उचित नहीं कहा जा सकता, और ऐसे लोगों के विरुद्ध तो निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करना ही चाहिए। कांग्रेस के लोगों को भी, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उनको भी चाहिए कि लोकतंत्र के विरुद्ध बात करने वालों को अपनी पार्टी में बिल्कुल स्थान न दे। चलिए कोरबा की बात करते हैं। नए सब स्टेशनों को शुरू होने की उम्मीद कम, इस गर्मी में भी लोग होंगे हलाकान। एक अखबार की पहली खबर। पहले ही दिन 11 अभ्यर्थियों ने खरीदा नामांकन, एक ने दाखिल किया पर्चा। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। मकान में लगी आग, कीमती सामान जलकर हुआ खाक। वर्षों पूर्व नालों की सफाई जारी, 60% वर्षा पूर्व नालों की सफाई जारी, 60% कार्य पूर्ण। गोगबा प्रत्याशी ने भरा नामांकन, भाजपा कांग्रेस के साथ 11 ने लिया फार्म। अंडरब्रिज का सर्वे पूरा, 491 मीटर में 77 मकान दायरे में 24 पाइप लाइन की शिफ्टिंग होगी। ये प्रमुख खबर। अब लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में होगा टेस्ट। 29,528 कोल कर्मियों को लाभ। एससीसीएल ने निजी संस्थानों को इम्पैनल में किया शामिल।
बेटी की संदिग्ध मौत, पिता ने लगाया हत्या कर 100 लटकाने का आरोप। कल से अधिसूचना जारी होते ही लोगों ने नामांकन पत्र क्रय करना और जमा करना भी शुरू कर दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कल पहला नामांकन खरीदा और उसको दाखिल भी कर दिया, और उसके अलावा 10 और लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। जोशरा मान जी के सुपुत्र गए थे नामांकन पत्र खरीदने, और इसके बारे में पता लगा कि 16 तारीख को रैली की शक्ल में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत नामांकन दाखिल करेंगे। 16 तारीख को ही मुहूर्त के हिसाब से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे भी नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन वो 18 तारीख को एक और सेट जमा करेंगी रैली की शक्ल में जाके, और उस दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कोरबा में उपस्थित रहेंगे, इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी पहले डुगडुगी बज रही थी चुनाव की, अब अधिसूचना जारी होते ही नगाड़ा बजना शुरू हो गया। राजन भाई, अब आप लोग बिजी हो जाएंगे। सारे लोग बिजी है ही हैं भैया, और ये लोकतंत्र का महापर्व है और बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का। पूरे देश की नज़र और पूरे देश के क्या पूरी विश्व मीडिया इसमें कवर कर रही है कि हमारे भारत का लोकतंत्र कैसा अनुकरणीय प्रयास कर रहा है कि मतदान के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे, अपने देश के राजा चुनेंगे, अपने देश के लिए प्रधानमंत्री चुनेंगे। कोरबा में भी अधिसूचना के साथ जारी हो गई है, महापर्व प्रारंभ है। हम लोग भी द्वार द्वार जा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 18 तारीख को संभावना है कि कोई बड़ी रैली के साथ बड़े नेताओं की उपस्थिति में, जिसमें प्रदेश के हमारे बड़े नेता भी उपस्थित रहेंगे और नामांकन रैली रहेगी। उसके पहले शुभ मुहूर्त में, नवरात्र के पर्व में और मुहूर्त के हिसाब से भी नामांकन का सेट भरा जाता है। पूर्व के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी, और अभी तक हमको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी मार्जिन से यह चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी के द्वारा सघन जनसंपर्क बहुत पहले ही टिकट दे दिए जाने के कारण, और लगभग सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो इकाइयां हैं वहां तक एक एक दिन का उनका दौरा लग चुका है। आज भी वो कोरबा में प्रमुख बैठकों में रहेंगी, विभिन्न सामाजिक संगठनों से, व्यावसायिक संगठनों से और अन्य क्षेत्रों में भी उनकी पहुंच, सुदूर वनांचल क्षेत्र में भी अभी तक वो पहुंच गई हैं। करतला वगैरह के क्षेत्र में, चाहे मनेन्द्रगढ़ का जो क्षेत्र हो, जडगा पसान इत्यादि क्षेत्र में भी, पाली के क्षेत्र में परसों उनका सघन दौरा दिन भर का था, और प्रत्येक क्षेत्रों में पहुंच करके और निश्चित रूप से सारे लोग तन मन धन से भिड़े हुए हैं। और प्रत्येक क्षेत्रों में हमारे 8 इस लोकसभा में विधायक हैं, तो 6 तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने भी और कमर कस के और इस चुनाव को जीतने के लिए और रणनीति बना रहे हैं, और लाखों वोटों से हमारी बढ़त होगी, ऐसा अनुमान हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। राजन भाई, कोरबा में कुछ समस्याएं ऐसी रहीं जो वर्षों से विद्यमान हैं। सरकार किसी की भी आई, मनमोहन सिंह जी की सरकार देखें, और भी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने अटल जी की भी सरकार देखी, और भी लोगों की सरकार देखें। केंद्र से जुड़ा मसला, चूंकि लोकसभा का चुनाव तो केंद्र की बात होती है, केंद्र से जुड़ा मसला रेलवे का है, यहाँ भू विस्थापितों का है जिनको नौकरी नहीं मिली है, यहाँ प्रदूषण का भी मामला है, क्योंकि एनजीटी सीधे सीधे उससे प्रभावित होता है केंद्र से। रेलवे के मामले में हम ये कह सकते हैं, ये सवाल तो जरूर आप लोगों से पूछा जाता होगा कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई सांसद आपने जिनको चुना था उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी ने सरोज पांडे जी को पालक सांसद बना रखा था यहाँ का, तो क्या पालक सांसद जी का भी ये दायित्व नहीं बनता था कि रेलवे की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए वो भी अपनी तरफ से पहल करती, क्योंकि उनकी सरकार है तो हो सकता है उनकी ज़्यादा सुनी जाती। आज भी आप अगर सफ़र करते होंगे रायपुर, तो देखिए किस तरह की दुर्गति का सामना करना पड़ता है हमको। मैं अग्रवाल सभा का अध्यक्ष हूँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ। मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि रेलवे के मामले में, यात्री सुविधाओं के मामले में कोरबा की जनता बहुत ही निरीह स्थिति में है। आज हमको बिलासपुर या रायपुर सफ़र करना है तो निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं, या सक्षम व्यक्ति के द्वारा तो कर ली जाती है, लेकिन कोरबा की आम जनता इसमें बहुत परेशान है। हमको बार बार जब हम लोग इस मामले को रेलवे के समक्ष उठाते हैं तो हमको सिर्फ एक ही बोला जाता है कि चूंकि कोरबा से कोयला ढुलाई बहुत अति आवश्यक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और जब तक रेल कॉरिडोर का निर्माण पूर्णतः नहीं हो जाएगा, उसमें कोयले की गाड़ियां नहीं चलेगी, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। यह हमारे कोरबा के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने विगत दिवस हमारे प्रत्याशी, जो हमारी पालक सांसद भी रही है, इस मुद्दे को पहले भी और अभी भी उठाए कि इस व्यवहार को जो है, उनके रेलवे के जो व्यवहार है
और जिस प्रकार से कोरबा से उनका जो रवैया रहता है, बड़े मुश्किल से तो 10 साल से पिट लाइन बनी हुई यहाँ थी। जो आप भी रेल संघर्ष समिति के प्रमुख व्यक्ति थे, मैंने आपको भी संघर्ष करते हुए देखा है और हम भी उस आंदोलन में आपके साथ बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोरबा के साथ न्याय रेलवे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमारे देश के लिए, ऊर्जा के लिए जितनी महत्वपूर्ण बातें कोयला है, तो क्या यहाँ पे हम लोग दिया तले अंधेरा, कोरबा के वासी रेल सुविधा से यही इसी प्रकार से वंचित रहेंगे? इसको हम लोग निरंतर सांसद जी के सामने उठा रहे हैं। वर्तमान में भी वो राज्यसभा सदस्य हैं और भविष्य में भी सांसद बनने वाली। तो हमारे जो ये हक की बात है कि हमारे को जो यात्री सुविधा मिली हुई है वो सुचारू रूप से चले, भले ही उसमें वृद्धि अगर आप नहीं कर सकते, रेल लाइनों के जितना तो कर जो है उसी को यथासंभव राइट टाइम में चलाएं, तो कोरबा की जनता जो है आपके प्रति कृतज्ञ रहेगी। और आप भी चूंकि राजनेता हैं, सांसद हैं, तो आपका भी यह धर्म बनता है कि कोरबा की जनता को रेलवे के मामले में कम से कम राहत प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेल कॉरिडोर की बात जो कही जा रही राजन भाई, बहुत सीधी सी बात है। इसके पहले कहा जाता था कि रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद आपको ट्रेन मिलेगी। फिर उसी समय एक पिट लाइन की भी बात याद होगा, आप तो चैम्बर से भी जुड़े हुए, चैम्बर ने एक आंदोलन किया था और चैम्बर के ही आंदोलन की देन है कि हमको छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मिली थी, लेकिन वो भी आधी अधूरी। अभी तो खैर पूरी कर दिया है लोगों ने, लेकिन उसमें भी बीच बीच में कुछ अड़चने आती हैं। तो चैम्बर की मांग पर पिट लाइन का भरोसा दिया गया था, पिट लाइन बनने के बाद हम आपको कुछ ट्रेनें और देंगे, क्योंकि धुलाई की यहाँ पे असुविधा है, सुविधा में तब्दील हो जाएगा तो हम कर लेंगे। पिट लाइन कब की बन के तैयार है और नहीं किया गया। वैसे ही रेल कॉरिडोर के मामले में भी हमको तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि रेल कॉरिडोर चालू होगा तो उसमें ये बोलेंगे भाई पहले तो कोयले की ढुलाई होगी, और जब बहुत दबाव बनेगा तकात हो सकता है कभी, अभी नहीं, हम लोगों के जीवन में होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते, कभी हो सकता है चालू हो जाए। कुल मिलाकर यहाँ के जो सांसद हैं, जो भी, चाहे वर्तमान के हों, चाहे आने वाले हों, या पहले के रहे हों, या और आगे जाके 10 साल बाद होंगे, उनको सबको इस बात पे ख्याल रखना पड़ेगा कि हम सब कुछ दे रहे हैं आपको, आप बिल्कुल कोयले की ढुलाई करिए। राष्ट्र निर्माण में कोरबा की भूमिका को हम निर्वहित कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा भी एक मानवाधिकार है, उससे हमको अगर आप वंचित करेंगे तो किसी दिन यही चैम्बर के लोग, यही पत्रकार, यही राजनेता और सारे लोग जो स्थानीय हैं, उनका अगर दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हारी सारी मालगाड़ियाँ यहीं की यहीं खड़ी रह जाएंगी। फिर हम राष्ट्र नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा पेट खाली रहे और आप पूरी दुनिया को खिलाने की बात करो, ऐसा नहीं होता। हमें भी तो चाहिए सूखा रूखा, हम भी खाने का अधिकार रखते हैं। चलिए, इसी बीच में रेलवे से जुड़ी एक खबर है, हालांकि रेलवे से जुड़ी है लेकिन उसमें रेलवे की कोई भूमिका नहीं। अंडर ब्रिज बनाने की बात कई बार चली है, कोरबा में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि डीएमएफ से फंड अलाट किया जा रहा है, निगम तैयार है, प्रशासन तैयार है, रेलवे तैयार है, उसके बाद भी अंडर ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ। 6 अंडर ब्रिज का सैंक्शन हो गया। इस तरह की भी खबरें हम लोगों ने कई बार दिखाई और आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है। अभी काम होगा ऐसा माना जा रहा है। राजन भाई पहुंचते साथ ही बोले एक खबर ये अच्छी हमको आज पढ़ने को मिली कि सर्वे शुरू हो गया है, काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करें कि होगा। मुझे इसमें बहुत ही आसान्वित हूँ और मैं मुझे खुशी भी है कि हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री लखनलाल जी देवांगन के अथक प्रयास से इसमें 30 करोड़ 77 लाख राशि जारी कर दी गई है। सर्वे, संयुक्त सर्वे, सभी विभागों का संयुक्त सर्वे, चाहे रेलवे हो, पीडब्ल्यूडी हो, ब्रिज कॉरपोरेशन हो, नगर निगम हो, सारे के सारे लोग उपस्थित होकर और सर्वे कार्य में लग गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उसमें धन आवंटन हो गया है, यहाँ पे 6-7 ओवरब्रिज अंडरब्रिज का प्रस्ताव था, किसी में भी राशि जारी नहीं हुई थी, और हुई भी थी तो नगर ने हुई थी। सिर्फ सर्वे के लिए 10 लाख 5 लाख की राशि जारी हुई थी। पहली बार पूरे का पूरा बजट जारी कर दिया गया है, और पूरा बजट जारी कर दिया गया है, तो यह कार्य भी होगा। और मैं हमारे मंत्री श्री लखनलाल जी देवांगन के कार्य प्रणाली के प्रति आसान्वित हूँ, और चूंकि वो स्थानीय समस्याओं को देख रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग जो है कोरबा वासी और रेलवे के मकड़ जाल में ऐसे बंधे हुए हैं कि हमको पुराना कोरबा जाना हो, या कोरबा वालों को अगर हॉस्पिटल और कलेक्ट्रेट जाना हो तो उनको 2 हिस्से में बट गया है, 2 हिस्से में कोरबा बट गया है, और उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन काम है। और इसी के साथ ही
हमारे यहाँ एक ज्वलंत समस्या आजकल विकराल रूप धारण कर रही है, जाम की समस्या। वो भी कहीं न कहीं इसी से रिलेटेड है। जब आप गेट बंद होता है तो भयंकर वहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित होती है। सोनालिया पुल प्रतिदिन जाम होता है। मैंने चेंबर में उपाध्यक्ष के होने के बाद इस मामले को कई बार उठाया है विभिन्न मंचों में, और अब जाके उसमें भी इस साथ में पहल होती दिख रही है कि अब जो है बीच में जो शहर से नहर गुजर रही है उसमें 2 पुल और प्रस्तावित हैं, जिसके कार्य के लिए भी शासन योजना बना रही है। इससे भी हमारे शहर को लाभ होने वाला है। जो जाम की समस्या है कहीं न कहीं वो अंडरब्रिज बनने से, अन्य पुलों के निर्माण से, अन्य सड़क जो रास्ते चौड़ीकरण हो रहे हैं उससे कोरबा को एक थोड़ी सी आशा की किरण दिख रही है कि भविष्य में 2 साल 1 साल लगेगा उसमें टाइम, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं थोड़ा सा लाभान्वित हो पाएंगे, ऐसा लग रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमको पुराने शहर जाना होता है या उधर के लोगों को यहाँ आना होता है तो बड़ा सोचते हैं। उनको लगता है कि चांपा जाना आसान है, या इधर वाले सोचते हैं कि कटघोरा जाना आसान है, उस तरफ जाना ठीक नहीं। तो उसके पीछे यही सब कारण है, जाम, रेलवे फाटक का बंद होना। और हम लोग तो ये कहते हैं कि कोरबा शहर फाटकों का शहर है। यहाँ आप जिस भी तरफ आप जाएं, आप मान के चलिए कम से कम 2-3 तो आपको, 2 तो मिनिमम है, नहीं तो 3 भी मान लीजिए कि इतने फाटक आपको पार करने ही पड़ेंगे। चाहे आप कटघोरा की तरफ जाएं, चाहे इस तरफ से आप सरमंगला होते हुए निकलें, चाहे इधर चांपा होके निकलें। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ व्यवस्था रेलवे कर दे, स्थानीय प्रशासन के दबाव में आके, यहाँ के राजनेताओं के दबाव में आके, तो निश्चित है कोरबा का भला होगा। और चूँकि महापौर रहे हैं लखन देवांगन जी यहाँ, और अभी वर्तमान में विधायक लोगों ने अच्छे वोटों से उनको चुनाव जितवाया है, और मंत्री हैं, तो उम्मीद तो है लोगों को। और कल वो उनका जन्मदिन था, तो बधाई भी स्वीकार करें अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और उनके कार्यकर्ता जो कल बहुत सारा कार्यक्रम कोरबा में हुआ उनके जन्मदिन पर, तो उन्होंने अपनी अभी तक की कामयाबी में भी इसको शामिल किया है कि मैं अंडर ब्रिज का निर्माण करवा रहा हूँ। तो ये जल्दी निर्माण हो। अभी 77 मकान आएंगे राजेंद्र भाई, इसमें राजनीति भी न शुरू हो जाए। हाँ, ये कोई बात दूसरा सही दल है खड़ा कि हो जाए कि हाँ, नहीं हम सब नहीं तोड़ने देंगे। हाँ, तो इससे तो शहर की जनता जो है, लाखों जनता के भविष्य का बात है। और हमको सब राजनेताओं को समझना चाहिए कि अगर जनहित का काम हो रहा है जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन को भी यह चाहिए कि 77 मकान अगर जद में आ रहे हैं तो उनका उचित व्यवस्थापन जो शासन की गाइडलाइन है उनके अनुसार से होना चाहिए। और ये तो हर शहर में होता है कि कहीं जब विकास होता है तो उसके साथ साथ थोड़ी कठिनाइयाँ भी आती है। चाहे वो हम देखे हैं काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर की बात हो, चाहे उज्जैन में हो, या अन्य बड़े जो प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे हमारे यहाँ कोयला खनन की ही बात हो, भू विस्थापन की एक समस्या रहती आई है कोरबा में, और उससे बहुत लोग परेशान रहते हैं। उनको उचित मुआवजा, उचित बसाहट, उचित नौकरी समय पे नहीं मिल पाती, वो भी दुखी रहते हैं। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के पूर्व वहाँ पे जो विस्थापित हो रहे हैं ऐसे लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका संकट हरण करना चाहिए। किसी तरह एक छोटा सा घर बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले, परिवार का जीवन बसर करने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, ये सब चाहते हैं। और है व्यवस्था है, अटल आवास वगैरह जो हैं उसमें उनको सबको व्यवस्थित कर दिया जाएगा, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन वही बात है कि राजनीति अगर घुस जाती है कहीं तो फिर वो अपनी चाल होती है, उसकी वक्र चाल होती है। और हमने देखा है कि आरओबी जो कोरबा में एक बना है, हालांकि बड़ा वक्र है, बड़ा टेढ़ा है, और ऐसा पुल भारत में शायद 1 ही 2 होंगे कितना टेढ़ा टेढ़ा बना हो। वहाँ के व्यापारियों ने आखिर दिया ना भाई, अपनी आहुति दी कि एक दरी रोड का इधर का व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन वो पुल आखिर बना। राजनीति उसमें भी हुई थी, कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बना। आज कुछ तो लाभ मिल रहा है लोगों को, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को नुकसान पहुंचते देखा, लेकिन ठीक है, लोकहित में उन्होंने मान लिया कि चलिए भाई ठीक है, बनना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो लोग प्रभावित होंगे उनको भी ये सोच करके चलना होगा कि भाई हमारे इस त्याग से सब लोगों को आनंद मिलेगा। और थोड़ी सी ठीक है, कई बार होता है कि आपने भी इस बहुत सारे आंदोलन किए हैं जो कि झोपड़ी बस्ती को लेकर, कि जहाँ वो मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं और वहाँ उनको मिलेगा 150 स्क्वायर फीट, तो उनको लगता है कि हम रहेंगे कैसे छोटी जगह पे। तो ये उनको ज़रूर सोचना होगा कि आप 500 स्क्वायर फीट में जहाँ रह रहे थे वो अवैध था, अब 150 में रहोगे वैध रहेगा। तो ये भाव आपके मन में रहेगा कि मेरा अपना है, अब हमको कोई नोटिस नहीं देगा। तो ये भाव जब उनके मन में आ जाएगा
तो विरोध नहीं करेंगे और एक बड़ी समस्या का निवारण कोरबा के हित में हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। चलते चलते आप चूँकि कुछ दिन पहले ही अग्रवाल सभा का चुनाव हुआ और परिवार का चुनाव था, फिर भी चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव जीते, मतदान हुआ, उसमें आपको कितना, हालांकि बहुत अंतर नहीं रहा, तो घर का चुनाव था, जीत तो जीत होती है, 1 वोट से हो चाहे 1000 से हो 1 लाख से हो। कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में रहता है कि जो समाज सेवी संगठन हैं, हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, तो प्रयास पहले भी होता रहा है। अब मुझे लगता है कि फिर से एक प्रयास सबको मिल करके करना चाहिए। और अग्रवाल समाज एक व्यापारियों का समाज है, लक्ष्मी पुत्रों का समाज है, एकत्रित भी हो जाते हैं और धन भी है, तो भामाशाह बन के अगर थोड़ा सा समस्या रूपी रावण का संहार करने के लिए आप लोगों की ज़रूरत जहाँ पड़ती है वहाँ शामिल हो जाते हैं, तो लोगों को काम करने में थोड़ा और आनंद आता है और सहूलियत होती है। तो ऐसा एक प्रयास होना चाहिए अगर कि जो सभी समाज के लोग मिलें और कुछ अच्छा करें। कोरबा की भलाई के लिए हमारा अग्र समाज सदैव संकल्पित है। हमारी संस्था 1960 से कोरबा शहर में संचालित है जी। उसके अंतर्गत मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हम एक कन्या महाविद्यालय, जहां 1000 बच्चियां अध्ययनरत है, 1000 से ज़्यादा अध्ययनरत हमारे एक कन्या विद्यालय संचालित है और 2 गौशाला कनवेरी में संचालित है, जहां 700 से ज़्यादा वहाँ पे गौवंश हैं, जिसमें 700 वो दूध पालन की स्थिति वहाँ पे नहीं है। प्रौढ़ गाय, बैल और बीमार और चोटग्रस्त, क्षतिग्रस्त जो एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, ऐसे सब लोगों का हम लोग वहाँ पे और समाज के सहयोग से सेवा करते आ रहे हैं। उसमें हमको शासन से भी कुछ सहयोग मिलता है, लेकिन वह बहुत नगण्य है। मैं धन्यवाद दूंगा कोरबा के हमारे समाज के अलावा भी उस गौशाला में अन्य समाज के लोग भी अपनी आहुति देते हैं, अपना सहयोग करते हैं। और हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है अग्रवंश का कि सदैव दान में, धर्म में और समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देता आया है। और चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्यरत रहा हूं, तो हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम कोरबा हमारी जो कर्म भूमि है, जहां से हम धन अर्जन करते हैं, इसकी सेवा करने के लिए हमको जो बन सके हमारे समाज की ओर से, मेरे ओर से, हम सब सदैव कोरबा के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और जो बन पड़ेगा, जो सहयोग हो सकेगा, निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हम अपने कार्यकाल में इसको अमली जामा पहनाएंगे। पहले भी हमारे समाज के लोग इस क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व किए हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के बनवारी लाल अग्रवाल जी हों, चाहे कांग्रेस से जयसिंह अग्रवाल जी हो, जितना वो संभव हो सका इस क्षेत्र में काम किए हैं राजनीति के माध्यम से। और कोरबा शहर की सेवा करने का यह सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं और इसमें हम आगे फलीभूत रहेंगे, ऐसा मुझे आशा है। बिल्कुल बिल्कुल सफल होंगे और भाव अच्छे हों तो फिर ईश्वर भी सफलता प्रदान करता है। और विवेकानंद जी का वो ध्येय वाक्य जो था ना कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। और हम जब लोगों की सेवा करते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। वो उसके लिए तो ईश्वर ही हमको शक्ति प्रदान करते हैं और वो शक्ति आपको मिले और सारे समाज को, अगर बंधु तो कर ही रहे हैं, बाकी समाज के लोग भी अपने अपने हिस्से में काम कर रहे हैं, सभी समाज के लोग कर रहे हैं। मैं वही कहा कि आप चूंकि लक्ष्मी पुत्र होते हैं तो कई बार होता है धना भाव में आदमी बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर सारे लोग मिल करके कोशिश करें तो ये जिस समस्या की बात हम कर रहे थे, रेलवे की हो, प्रदूषण की हो, या और भी बहुत सारी समस्याएं होती जिसके निराकरण के लिए अगर समाज जागृत हो जाए तो फिर तो किसी राजनेता की, किसी जिला प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, खुद ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। और इस दिशा में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलते चलते वही बात जो अक्सर कहा करता हूं कि 7 तारीख को मतदान है कोरबा में, या 7 सीटों पर, बाकी सीटों पर मान लीजिए 19 को भी है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में, भारत में हमारे इस कार्यक्रम को लोग टुकड़े टुकड़े में सुना करते हैं। मैं नहीं कहता कि बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं लोग, क्योंकि हम नेट पे भी हैं, गूगल पे और उसके यूट्यूब पे और पोर्टल पे भी। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं
कि जिस दिन भी आपके यहाँ वोटिंग हो, मतदान हो, तिथि हो, उस दिन सारा काम छोड़ करके मतदान करने जरूर जाइएगा। नहीं तो फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं होगा कि भाजपा अच्छी है, कि कांग्रेस अच्छी है, कि सपा अच्छी है, कि बसपा अच्छी है, कम्युनिस्ट अच्छे हैं। जो जिसको आप वोट देंगे वही अच्छा होगा, ये मान करके आप वोट डालने जरूर जाएं। मुझे लगता है कि राजन भाई का भी यही संदेश मेरा है। भी यही संदेश है कि लोकतंत्र के महापर्व में सब सहभागी बने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी आहुति डालें। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ विराम। हेडलाइंस को बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद राजन भैया, आप आए समय निकाले इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।